नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे कीटनाशक सौर ऊर्जा तकनीक के आविष्कार की। साथ ही बात होगी शंघाई सहयोग संगठन में भारत के नेतृत्व की, आजादी के अमृत महोत्सव की, और साथ ही मिलेंगे एक सफल महिला किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए छोटे या बड़े कीटों से फसलों को दूर रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कीट नियंत्रण उपाय अपनाने बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इसी लिहाज से किसानों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल के आविष्कार के लिए NRRI को पेटेंट प्रदान किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। कीट नियंत्रण का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि कृषि का, क्योंकि फसलों को हमेशा से ही कीट मुक्त रखने की आवश्यकता रही है। बात दिन की हो या रात की, फसलों की कीटों से निगरानी करना किसानों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रकाश जाल में कीटों की निगरानी करने से किसानों को ये पता लग पाता है कि किस प्रकार के कीट खेत में मौजूद हैं और वे नियंत्रण स्तर पर हैं या नहीं। वैसे तो प्रकृति अपने प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण के रूप में मनुष्यों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, लेकिन हाल के दशकों में कृषि उत्पादन प्रणाली में तेजी आने और रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण जैव विविधता में गिरावट और नुकसान हुआ है। इसलिए कृषि, बागवानी और अन्य फसलों में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के फसल सुरक्षा प्रभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मायाबिनी जैना तथा डॉक्टर श्याम रंजन दास महापात्र प्रधान वैज्ञानिक द्वारा एक उन्नत सौर आधारित वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल का आविष्कार किया गया और संस्थान द्वारा 18 मार्च 2014 को 341 KOL 2014 संख्या के माध्यम से पेटेंट आवेदन दायर किया गया और ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करके खेतों में कई प्रकार के कीटों को ये वास्ता है, जो भारत में अपने ही प्रकार का पहला उपकरण है, जिसके लिए पेटेंट आवेदन किया गया था। 8 फरवरी 2021 को संख्या 357993 सहित पेटेंट प्रदान किया गया है। इस उपकरण की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल में एक प्रकाश जाल इकाई शामिल है, जिसमें उड़ने वाले कीटों को आकर्षित करता है। एक संग्राहक इकाई प्रकाश जाल से फंसे हुए कीटों को ग्रहण करने के लिए प्रकाश जाल इकाई में जोड़ा गया है। कीट इकट्ठा करने वाली इकाई में कीटों को लुभावने के लिए एक फनल लगाया गया है। फनल में 3 बाधक लगाए गए हैं एवं शीर्ष पर जुड़े हुए हैं। फसल के खेतों में प्रकाश जाल स्थापित करने के लिए शीर्ष भाग पर एक हुक की व्यवस्था की गई है। प्रकाश जाल इकाई के ऊपर एक सौर पैनल को बैटरी चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, जो प्रकाश जाल इकाई को आवश्यक बिजली की आपूर्ति करता है। संग्रह इकाई में छोटे आकार के कीटों को एक जाली द्वारा अलग करने के लिए बड़े आकार के छिद्रों के साथ 2 कक्ष हैं और नीचे किसी एक कक्ष को खोलने और बंद करने के लिए एक कैप लगाई गई है। संग्रह इकाई में आगे एक कंपन प्रकोष्ठ है, जिसमें एक नियंत्रक है और एक सेंसर नियंत्रक जाली को हिलाने के लिए नियंत्रक को पहला संकेत प्रेषित करने के लिए है। एक बार जाली में कंपन शुरू होने पर छोटे लाभकारी कीट नीचे गिर जाते हैं और दूसरे कक्ष में एकत्रित होते हैं। छोटे गैर लक्षित कीट ज्यादातर प्राकृतिक शत्रु हैं। ये जाल में आसानी से फंस जाते हैं ताकि फसल के वातावरण में आसानी से जा सके। प्रकाश जाल इकाई को सेंसर के साथ भी प्रदान किया गया है, जो अपने आप शाम के समय प्रकाश में आ जाता है और टाइमर में उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित समय के अनुसार 3 से 4 घंटे के बाद
बंद हो जाता है। बरसात और धुंध भरे मौसम में भी बैटरी स्टोर और संचालन करने के लिए उपकरण में उच्च क्षमता की बैटरी फिट की गई है। बैटरी 4 से 5 दिनों तक चलने के लिए यूनिट को आवश्यक बिजली की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति पर पर्याप्त बिजली स्टोर की जा सकती है। ये एक कम लागत वाली उपकरण है क्योंकि ये पोर्टेबल होने के अलावा सौर ऊर्जा पर चलता है। उपयोग में न होने पर उपकरण आसानी से विघटित और भंडारित हो जाता है। इस स्वचालित प्रकाश जाल एक आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल कीट फंसाने वाला उपकरण है जो आसानी से उपयोग होने वाला और कम रखरखाव वाला है, जिससे परिचालन लागत को कम करके बड़ी संख्या में कीटों को बहुत कुशलता से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए इस कदम से भविष्य में निश्चित ही लाभ मिलेगा। खेती एक बहुत ही श्रमसाध्य काम है। ऐसे में नई नई मशीनें काम को आसान बना देती हैं। बाजार में फल सब्जियों की अच्छी कीमत पाने के लिए ग्रेडिंग करना बेहद ज़रूरी है और हाथ से ग्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। ऐसे में भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने फल और सब्जियों की ग्रेडिंग के लिए एक खास मशीन तैयार की है। आइए इस मशीन के बारे में जानते हैं विस्तार से। बाजार में समान आकार के फलों और सब्जियों की अच्छी कीमत मिलती है। किसान आमतौर पर समान आकार वाले फलों या सब्जियों को छांटकर अलग करने के लिए मजदूरों का सहारा लेता है, लेकिन कई बार समय पर मजदूर ना मिल पाने की वजह से किसानों को दिक्कत होती है। इसके अलावा समान आकार का ठीक अंदाजा लगाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोपाल में मौजूद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने एक खास मशीन तैयार की है। इसे फल सहज सब्जी श्रेणी निर्धारक का नाम दिया गया है। संक्षेप में इसे ग्रेडर भी कहते हैं। इस मशीन को मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। मदन मोहन पाटीदार भोपाल के बड़े किसानों में गिने जाते हैं। 15 एकड़ जमीन पर ये प्याज लगाते हैं। उत्पादन होता है करीब 250 टन। एक अंदाजे के मुताबिक एक मजदूर हाथ से प्रतिदिन 500 किलो प्याज की छटाई यानी ग्रेडिंग कर सकता है। भोपाल में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन है। इस हिसाब से 250 टन प्याज की ग्रेडिंग में 500 मजदूरों की जरूरत होगी और खर्च आएगा 2 लाख रुपए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने अपनी मशीन को मदन मोहन पाटीदार के खेतों में आजमाया। प्याज के अलावा मौसमी और अमरूद की ग्रेडिंग भी यहाँ की गई। पाटीदार मशीन के काम से संतुष्ट हुए और उन्होंने प्याज की छटाई के लिए इसे स्थापित कर लिया। ये मशीन 1 घंटे में 2 टन प्याज छांटने की क्षमता रखती है। अगर रोजाना 8 घंटे भी चलाया जाए तो 16 दिनों में 250 टन के आसपास प्याज की छटाई हो जाती है। मजदूरों के मुकाबले ये मशीन ज्यादा कुशलता के साथ काम करती है और सस्ती भी पड़ती है। 1 टन प्याज की ग्रेडिंग में सिर्फ 300 रुपए का खर्च आता है। इस तरह 250 टन प्याज की ग्रेडिंग में कुल लागत 75,000 रुपए बैठेगी। ये रकम मजदूरों के मुकाबले आधे से भी कम है। इस तरह ग्रेडर ने पाटीदार को 1.25 लाख रुपए की बचत कराई। दूसरी ओर बिना ग्रेडिंग के प्याज की कीमत 400 रुपए क्विंटल होती है, जबकि ग्रेडिंग के बाद यही कीमत 700 रुपए हो जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं अब अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए आपको मिलवाते हैं एक सफल महिला किसान कमला पुजारी से, जो कि ओडिशा के कोरापुट जिले के आदिवासी बहुल गांव से ताल्लुक रखती हैं। इनका परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा रहा है, लेकिन अशिक्षित होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान की कई तरह की किस्मों का संरक्षण शुरू किया। उनके इस अभिनव प्रयास के लिए इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। कमला पुजारी का जन्म ओडिशा के कोरापुट जिले में एक आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए पहचाना गया है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित पुरस्कार से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांव में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नबरंग जिले के पड़ोसी गांव में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गईं। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही हैं, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती हैं। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थीं। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल, काला जीरा, महाकांता और फुला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की वे देसी किस्मों का संरक्षण एकत्र किए हैं जो लगभग विलुप्त भी हो चुकी हैं। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग गईं, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की।
वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं धान की फसल में इस समय आप किस तरह से फसल प्रबंधन के कार्य कर सकते हैं। गैर बासमती धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद धान की अधिक उपज वाली प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और सुगंधित प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। नाइट्रोजन की दूसरी और अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के बीच 50 से 55 दिन का अंतर रखें। धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम का कार्य करें। इसके लिए खेत में 4.5 सेंटीमीटर पानी होने पर कार्बोफ्यूरॉन दवा का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा को 600 लीटर पानी में 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर छिड़काव करें। फसल में खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम चूना या 20 किलोग्राम यूरिया को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कृषि जगत से जुड़ी कुछ और हलचल के बारे में जानकारी लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमता, कोरोना महामारी के दौरान किसानों के योगदान और किसान रेल की सफलता के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भारत ने इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का ये वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नवचेतना का संचार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमता, कोरोना महामारी में किसानों के अद्भुत योगदान और किसान रेल की सफलता पर देशवासियों का मार्गदर्शन भी किया। देश के हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ें। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में
बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी से होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो। ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पाद का कम कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। कमलम हो या शाही लीची, भूत जलोकिया मिर्च हो या काला चावल या हल्दी, अनेकों उत्पाद अब दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है।
हमारे किसान साथी खेती किसानी के साथ साथ इन दिनों टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च करके यही कोशिश की जा रही है कि किसानों तक उनके लिए जरूरी जानकारियां मुहैया कराई जा सके। आइए आज जानते हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। जानते हैं क्या है इस ऐप की खासियत और किसान किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।